नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसीरुद्दीन पाठ का सारांश समझाएंगे। कृष्णा सारांश पढ़ने से पहले कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कवित्री, इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में हुआ। इनके जो इस समय पश्चिमी पंजाब में है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम ये उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह है ये, हम हसमत शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण। ये जो पाठ आप पढ़ेंगे, संस्मरण आपके जो पाठ्यक्रम में है सम्मिलित मियां नसीरुद्दीन, ये हम हसमत नामक शीर्षक से उनकी कृति है, जिसमें एक संस्मरण है जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अब हम आपको इस पाठ का सारांश समझाते हैं। संक्षिप्त में, पाठ तो बहुत बड़ा है परंतु कुछ संक्षिप्त में हम सारांश बताएंगे ताकि आप इस पाठ को आत्मसात कर सकें। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। इसमें लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उन्हें कुछ जानने का मन हुआ। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर अंधेरी व मामूली सी दुकान है और उस पर आटे का बहुत सारा ढेर सनते हुए देखा। पूछताछ जब उन्होंने की तो पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। अब जब लेखिका वहाँ पहुँची गढ़िया मोहल्ले में, उस दुकान के सामने मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका ने जब उनसे प्रश्न पूछने की बात की तो मियां नसीरुद्दीन ने अखबार वालों पर व्यंग किया कि कहीं आप अखबार वाले तो नहीं, अखबार नवीस तो नहीं हो, क्योंकि अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को वह निठल्ला समझते थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे, यानी उनके पिता का नाम और जो था उनका बरकत था और जो उनके दादा थे उनका नाम था कल्लन। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। यानी जब लेखिका ने पूछा कि ये काम आपने कहाँ से सीखा तो वो ये कहते हैं कि हमने ये काम अपने पिता से सीखा है। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से आपने सीखा, इस इल्म को लेने कैसे आपने ये ग्रहण किया, किस प्रकार कैसे आप इतनी प्रकार की रोटियां बनाने का इल्म आप सीख पाए हैं। तो नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। यहाँ मियां नसीरुद्दीन का कहना था कि 2 तरह की तालीम होती है। एक तो तालीम होती है कि
बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ, कहे बे तो बच्चा कहता है बे, कहे जीम बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक सिर पर हाथ जो है उसका सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी जैसा उस्ताद बोलता है वैसा ही शागिर्द करता चला जाता है। ये तो एक प्रकार की पढ़ाई हो गई। और दूसरे प्रकार की पढ़ाई कैसी होती है, इसको बीच में ही रोक करके वो मीर साहब को आवाज़ दे देते हैं और बाद में पूछने पर बताते हैं कि ये दूसरे प्रकार की जो पढ़ाई होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा ना कच्ची में बैठा ना पक्की में, दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, पहले बर्तन धोए, भट्टी बनाई, भट्टी को आंच दी, तब ये सब हमें हुनर आ पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, नहीं शिक्षा की शिक्षा भी, जिस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया रोटियां बनाने का, उसकी भी बड़ी चीज़ होती है। और ख़ानदान के नाम पर तो नान मियाँ जो नसीरुद्दीन है वह बहुत ही गर्व से फूल उठते हैं। तो उन्होंने लेखिका ने जब ये पूछा कि क्या यहाँ और भी कोई नानबाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ है तो बहुत, लेकिन ख़ानदानी नहीं है। ख़ानदानी तो हमारे यहाँ के ही थे, हमारे दादा परदादा सब। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। तो लेखिका कहती है कि क्या ऐसी कोई चीज़ बनी? बनेगी क्यों नहीं साहब, बनाई भी हमारे जो ख़ानदान के दादा थे उन्होंने बनाई भी और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते कहते हैं कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह जब लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम। उन्होंने लेखिका ने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कौन से बादशाह सलामत के यहाँ आपके जो ख़ानदान के लोग थे वो काम करते थे, ताकि हम भी जान सकें कि उस समय कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ काम उन्होंने किया। जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो चिढ़ जाते हैं बहुत इस बात को सोचकर कि नाम का क्या करना है, लिख लीजिए बस कौन सा चिट्ठी का भेजना है आपको कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता जानना ज़रूरी हो, और इधर उधर की बातें करने लगे। मतलब वो बताना नहीं चाहते थे, बदलना चाहते थे। स्वर बदल गया था उनका जैसे ही लेखिका ने प्रश्न किया कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे मियाँ नसीरुद्दीन, परंतु उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी और इससे ये खींच गए और खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। जो उनके यहाँ काम करते थे कारीगर, उनको भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। वह अरे बब्बन भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? जब लेखिका ने पूछा कि ये बब्बन मियाँ कौन है, तब नसीरुद्दीन जो मियाँ नसीरुद्दीन है उन्होंने बड़े ही फाँक ही काट दी, जैसे ऐसे बोले अपने कारीगर और कौन होंगे। मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर लेखिका को दिखाई दे रहा था कि मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़ा कोई अंधड़ दबा हुआ है और अगर कुछ पूछ लिया तो ये बहुत भड़क जाएंगे, इसलिए कुछ बेटे बेटियों के बारे में नहीं पूछा। और बस यही देख करके कि ये भड़के हुए हैं। ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? लेखिका ने पूछा ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। मतलब कहने का वो ये कहना चाहते थे कि हम खाली शागिर्दी केवल ये नहीं कि चेला बना के रख लिया और काम कराते रहे, हम गिन कर मजूरी भी देते हैं जो तय है 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। ज़्यादातर भट्टी पर, अब लेखिका ने अगला प्रश्न किया कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, यानी किस प्रकार की रोटियां। 56 प्रकार की रोटियों में से कौन से प्रकार की रोटियां हैं जो ज़्यादा पकती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब यहाँ देखो सारांश में आप ये नाम भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अपन जो नाम आए हैं उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन ने
इन रोटियों के नाम लिए। कहने को तो 56 प्रकार की रोटियों का वर्णन है कि 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, परंतु पाठ में आपके केवल इतने ही 10 नाम आए बाकरखानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजीबान और तुनकी। और फिर मियाँ नसरुद्दीन बड़ा तेवर चढ़ाकर देखा और घूर कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। तो उतर गए वे जमाने। मतलब वो याद करते हैं कि अब कहाँ ये इस प्रकार से रोटियां खाने के शौकीन लोग बचे हैं। अब कैसे लोग रह गए हैं ना, वे ज़माने लद गए। वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। यानी कि कहने का तात्पर्य आप हर व्यक्ति जल्दी में है और जल्दी ही अपने जिस प्रकार से जल्दी हो जाए वो काम करना चाहता है। ना 56 प्रकार के खाने का किसी को शौक़ है और ना ही 56 प्रकार की रोटियां अब बनती हैं। तो ये था आपका पाठ का संक्षिप्त में सारांश। अब हम पाठ के साथ के प्रश्नों का भी साथ साथ अध्ययन कर लेते हैं। मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। मसीहा का मतलब जैसे बहुत सर्वगुण संपन्न, यानी कि देवता हों कोई रोटी बनाने वाले, इस प्रकार से वो अपने आप को महसूस कराते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान बरसों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते, परंतु जो मियाँ नसरुद्दीन है वो नए नए प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। इसलिए वे अपने आप को नानबाइयों का मसीहा मानते हैं और उन्हें कहा भी जाता है कि नानबाइयों के ये मसीहा हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका ने पहले तो प्रश्न करने का उसका कोई नहीं था, कि बस केवल देखा कि मटिया महल के पास एक अंधेरी गली में बहुत सारा ढेर सारा आटा सन रहा है, तो शायद अंदाज़ा था लेखिका को कि सेवइयाँ शायद बन रही होंगी, उसकी तैयारी चल रही होगी। परंतु जब लेखिका पहुंचती है तो फिर प्रश्न होने लगते हैं। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके। अब क्योंकि लेखिका तो अखबार नवीस थी, देना था उन्हें, लिखना ही था, लोगों को जताने के लिए, लोगों को बताने के लिए ही उन्होंने ये प्रश्न किए थे। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे। बादशाह के नाम का अगला प्रश्न ये, बादशाह के नाम का प्रसंग आते लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? लेखिका ने जब मियाँ नसरुद्दीन से उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। दरअसल सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और ना ही उनके परिवार का किसी बादशाह से कोई संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात अपने परिवार की बड़ाई करने के लिए कह दिया था। इसलिए जैसे ही बादशाह के नाम का प्रसंग आया तो मियाँ नसरुद्दीन लेखिका के प्रति दिलचस्पी खत्म कर देते हैं और उनके प्रति बेरुखी दिखाने लगते हैं। मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। क्या मजमून? इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। जो दबा हुआ अंधड़ है वो क्यों था? बादशाह का नाम पूछने पर। लेखिका ने जैसे ही मियाँ नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका ने जैसे ही बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए। लेखिका ने जैसे ही नाम लिया कि क्या बहादुर शाह जफर के यहाँ काम करते थे, और तो वो चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। वे लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। बीच में ही यानी उनकी लेखिका की ओर ध्यान न देकर उनकी बात को काटते हुए बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया कि काम निपटे।
लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी। अब लेखिका सोचती थी कि अब यहाँ तक आए हैं और ये नान भाइयों के मसीहा हैं, तो कम से कम इनके बेटे बेटियों के बारे में भी तो जानकारी मिलनी चाहिए। परंतु जब देखा कि वो इस तरह से भड़क रहे हैं और बीच में ही बात काट दी, बट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया बब्बनिया को और काम निपटाए, मतलब जैसे कि लेखिका उनका समय नष्ट कर रही हो। ये सोच करके, एक दबा हुआ अंधड़ देख करके लेखिका ने लेखिका ने फिर उनसे पूछा नहीं और कारीगर के बारे में पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। तो भी मियाँ जो नसीरुद्दीन थे वो गुस्से में ही थे और गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा अब जब लेखिका ने ये पूछा कि रोटियाँ कितने प्रकार की और बनती हैं, कौन कौन सी, तो रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। 10 रोटियों के नाम है, 56 प्रकार के तो नाम नहीं आए हैं पाठ में, परंतु वर्णन आया है कि 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, इसलिए उन्हें मसीहा कहा जाता है। नाम केवल 10 तरह की रोटियों के आए हैं। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा और ये पता चलता है कि ये अंधड़ दबा हुआ था उनके मियाँ नसीरुद्दीन के अंदर। कहीं अगर लेखिका ज़्यादा कुरेदती, ज़्यादा प्रश्न पूछती तो मियाँ नसीरुद्दीन भड़क सकते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्दचित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। यही विशेषता है इस संस्मरण की कि शब्द के माध्यम से कृष्णा सोबती शब्द चित्र के माध्यम से जो संस्मरण लिखती हैं वो शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र उपस्थित कर देती हैं कि हमारे सामने केवल पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति का या जो भी घटनाक्रम है उसका चित्र उपस्थित हो जाता है। इस पाठ में भी लेखिका ने ऐसा ही बहुत ही सुंदर शब्द चित्र खींचा है। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार से खींचा है कि हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंझे हुए कारीगर के तेवर। इस प्रकार से कि हुआ आपका पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर। अगली PDF में हम आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर दे देंगे।